नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अब इस देश में कुछ बचा नहीं है। लोकतंत्र पर, संविधान पर किस कदर हमला हुआ है या हो रहा है लगातार, ये अब किसी से छुपा नहीं है। जिसकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को, और चुनाव लोकतंत्र का जो अहम हिस्सा होता है, वो सफल ढंग से संवैधानिक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड के आधार पर चुनाव कराया जाए, इसी के लिए चुनाव आयोग का गठन हुआ। वो एक संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त शासित संस्था है, लेकिन जो चुनाव आयोग है वही बेईमानी पर उतर आए तो क्या लोकतंत्र बचेगा, क्या संविधान बचेगा? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पूरे देश भर में लामबंद हो चुकी है। खास तौर पर जो कुछ थोड़ी बहुत बची खुची कसर थी, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सब भी, जो एक मैंने कहा ना कि किसी के दिल दिमाग में अगर थोड़ा सा संशय भी था चुनाव आयोग को लेकर के कि नहीं, विपक्ष अनावश्यक उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, तो वो सब भी खारिज हो गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। एक सवाल का जवाब नहीं मिला, और यहां तक अब तो वो भी साफ है, अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं 2022 के इलेक्शन की घटना को लेते हुए 18,000 एफिडेविट वो जमा कर चुके हैं, उसकी रसीद उनके पास है। क्या किया आपने? 22 से 25 आ गया। और ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं कि वहां से कोई एफिडेविट हमको मिला ही नहीं। इस बीच एसआईआर को लेकर के यही हाल वहां भी है। लाखों की तादाद में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जबरदस्ती किसी को मार डाल रहे हैं, और ये कहना कि एक एक घर घर जाकर के महीने भर के अंदर इन्होंने एसआईआर को पूरा किया है, वो भी ढकोसला साबित हो रहा है। क्योंकि वो सारी चीजें कैमरे, वीडियो के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से, वो सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है, सब देख रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, और वो धूम मचा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात के अंधेरे में हजारों लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका सकारात्मक जवाब दे रहे हैं हर कोई। और इस यात्रा में एक नारा, जो बहुत पहले चौकीदार चोर है, तो अब वो फिर से एक नारा आ गया है, वोट चोर गद्दी छोड़, और ये वायरल हो चुका है। जन जन बच्चों की भी जुबान पर ये नारा आ चुका है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी से मुखातिब हैं। मुझसे जो जानकारी मुझे मिली वो मैंने सुनाई। अब बहुत कुछ आपसे जानना चाहेंगे वैभव जी। जी देखिए, भाजपा के लोग, चुनाव आयोग, गोदी मीडिया, ये सब कहते थे कि अगर कुछ गलत है तो जनता के पास जाइए। राहुल गांधी जी ने वो चुनौती स्वीकार की, और इस वोट चोरी का जो मुद्दा है, जिसका उन्होंने सबूत के साथ खुलासा किया, अब वो जनता के बीच इस मुद्दे को ले जाके सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। बताइए, एक नेता प्रतिपक्ष जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था, वो काम उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर के असंभव सा काम 6 महीने में कर दिखाया। और उसको लेकर के चुनाव आयुक्त
कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर वो एफिडेविट नहीं देते हैं तो देश से माफी मांगे, ऐसा तरेर करके उन्होंने जैसे धमकी दे रहे हो नेता प्रतिपक्ष। बस इस बात को समझिए, चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, उसमें जनता को भी उम्मीदें थी। जब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुलासा किया सबूत के साथ, उन्होंने बताया कि 6 महीने में 40 लोगों की टीम लगकर एक एक करके वोटर को वेरिफिकेशन किया, और उसके बाद ये सब तथ्य निकल के आए कि एक विधानसभा में 1,250 वोट किस तरीके से फर्जी तरीके से उसमें ऐड किए गए हैं, किस तरीके से एक कमरे में 100 लोग हैं। बल्कि अभी रीवा के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि एक मकान में 1000 लोगों का नाम है, और जब उन्होंने वेरीफाई किया तो 1100 लोग निकले। तो ये बात तो सत्ता पक्ष के सांसद ने भी सत्यापित कर दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 6 लोकसभा सीटों पर 1-1 लाख कुछ वोट बढ़ाए गए, ये उन्होंने भी कहा। तो सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को डेटा देने से मना किया और अनुराग ठाकुर को डेटा उपलब्ध करा दिया, जिससे वो कुछ चंद दिनों में ही उन्होंने 6 लोकसभा को वेरीफाई कर दिया, और हमारे नेता ने तो एक विधानसभा चुनी और उसको करने में 6 महीने का समय लग गया। जब खुलासा हुआ और ये वोट चोरी का मामला आया तो जनता में एक उत्सुकता ये भी थी कि चूंकि सबूतों के साथ विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये सब बताया है, तो चुनाव आयोग सामने आएगा और अपना पक्ष रखेगा, और वो क्या होगा, क्योंकि जनता जो होती है वो न्यायप्रिय होती है। तो जनता के मन में वो सवाल थे, जनता जानना चाहती थी कि चुनाव आयोग का पक्ष क्या है, क्योंकि जनता दोनों पक्ष को सुन के ही निर्णय करती है। लेकिन जब मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो थोथी बातें करने लगे। 5 तरीके से वोट चोरी का प्रमाण दिया था राहुल गांधी ने, और 5 सवाल थे, ऐसा कैसे हुआ। उन 5 मुद्दों पे जवाब देना चाहिए था मुख्य चुनाव आयुक्त को, अपना पक्ष रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि चूंकि सभी राजनीतिक दल हमारे यहाँ ही पंजीकृत होते हैं, उनका जन्म हमारे यहाँ से होता है, तो हम तो पक्षपात कर ही नहीं सकते। ये तथ्यहीन तर्कहीन बात है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, प्लीज सीसीटीवी फुटेज महिलाओं की कैसे दे दें। क्या वो चेंजिंग रूम का सीसीटीवी फुटेज मांग रहे? जब महिलाएं, बहनें, माताएं वहां वोट करने जाती हैं तो एक अनजान व्यक्ति जो पीठासीन अधिकारी है, मतदान कर्मचारी है, उसके सामने उसको घूंघट उठाना पड़ता है। घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा जाता है, बुर्का उठाया जाता है सबको। वो हर धर्म की महिला के लिए है जो पर्दे में है, तो वहां उसका चेहरा देखा जाएगा। और उस वीडियो को अगर विपक्षी दल मांग लें तो सवाल होगा कि कैसे माताओं बहनों का, मतलब कितने स्तरहीन तर्क दिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने। सवाल यह है कि जहां मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी निष्पक्षता साबित करनी चाहिए थी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 65 लाख वोटर हैं, अगर आप उनकी लिस्ट नाम, गांव और कारण के साथ पब्लिश करेंगे तो इससे चुनाव आयोग की छवि में सुधार होगा। मतलब स्पष्ट है कि उनकी छवि गिरी है। सुप्रीम कोर्ट के नजर में भी स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त को कि अपनी छवि सुधारिए। ये गंभीर सवाल है। जहां देश में लोकतंत्र का जिम्मा चुनाव आयोग के पास है, मुख्य चुनाव आयुक्त, आज सोशल मीडिया पे भारतीय चुनाव आयोग लगाया, उनको पुकारा जा रहा है, भाजपा से जोड़ा जा रहा है। भाजपा चुनाव आयोग जो जनता को चूना लगाती है, इस तरीके की टिप्पणी हो रही है सोशल मीडिया पे। ये गंभीर मसला है। अगस्त, ये वो अगस्त है, अगस्त क्रांति का महीना 1942 में, जब करो या मरो का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया तो पूरे देश की जनता सड़कों पर उतर आई और देश के कई हिस्सों में सरकारी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा ध्वज लहराया गया। उसके लिए
हजारों लोगों ने बलिदान दिए, अंग्रेजों ने उनका दमन किया, गोली मार दी, उनको शहीद कर दिया। आज वही अगस्त है। कई जगह अगस्त क्रांति के वो शहादत दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं। काशी में, धानापुर, सैयद राजा, चोलापुर, गाजीपुर में, मोहम्मदाबाद, चितरंजन पार्क, ये सब जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये सोचने के लिए विवश हैं हम, क्योंकि आज़ादी के उस लड़ाई में हमारे दादाजी भी शामिल थे, फ्रीडम फाइटर के परिवार से आते हैं। तो मैं सोचता हूं कि इसी लोकतंत्र के लिए उस समय लोगों ने लड़ाई लड़ी और शहादत दिया, जेल गए, संघर्ष किया, सवाल उठाए। आज वही खतरे में है। एक व्यक्ति का वोट पूरे देश में कई जगह होगा, वो कई जगह वोट डाल के, मतलब उस व्यक्ति के वोट का महत्व 5 से 10 बार बढ़ जाएगा। और एक गरीब व्यक्ति जो बिहार से कृषि मजदूरी के लिए, किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए किसी अन्य राज्य में चले जाएगा, तो उसका वोट काट दिया जाएगा, उसका वोट शून्य हो जाएगा। यही तो बात है। आज़ादी के समय में जब वोट दिया जाने का, मताधिकार का अधिकार देने की बात हुई, तो यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता था कि एक प्रोफेसर, एक विद्वान व्यक्ति और एक मजदूर, दोनों के वोट का समान अधिकार कैसे हो सकता है? ये गलत है। एक अनपढ़ को और एक विद्वान को, दोनों का वोट का बराबर का अधिकार नहीं होना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि देश का गौरवशाली इतिहास है। देश की आज़ादी के बाद जहां वेस्टर्न कंट्रीज में लोकतंत्र स्थापना के 100 साल बाद महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ, हमारे वहाँ देश की आज़ादी में पहले दिन से महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त हुआ। उस गरीब मजदूर को भी उस मत का अधिकार मिला और विद्वान को भी मिला, और दोनों का दर्जा जो था वो बराबर था, दोनों का महत्व बराबर था। आज उसी को फिर से गरीब का वोट काटा जा रहा है और अमीर सत्ताधारी दल के समर्थकों का वोट कई जगह बनाया जा रहा है। और इसी के खुलासे पर मुख्य चुनाव आयुक्त इस कुकृत्य का, लोकतंत्र विरोधी कर्म का बचाव करते आ रहे हैं। जो सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब देने की बजाय कहानी सुना रहे हैं। 65 लाख, जहां तक बात आई कि 65 लाख वोटर बिहार में डिलीट किए गए। अब आप देखिए, 65 लाख वोटर, 246 विधानसभा सीटें हैं, डिवाइड करेंगे तो 26,400 से कुछ ज़्यादा, 422 वोट लगभग हर विधानसभा में एवरेज डिलीट किया जा रहा है। क्या ये साजिश की तरफ इशारा नहीं करता? 8,071 ग्राम पंचायतें हैं, हर गांव में लगभग 800, ग्राम पंचायत में लगभग 800 वोटर काट दिए जाएंगे। ये कहीं साजिश का हिस्सा नहीं है। एक ज्वलंत सवाल और है, पहले भी इस पे चर्चा हुई है कि जब कोरोना काल में पूरे बिहार में 18,000 लोग मात्र मृत्यु हुई, 18,000 लोगों की, कैसे 22 लाख लोगों की मृत्यु हो गई जनवरी 2025 से जुलाई 2025 के बीच, 6 महीने में। नहीं, इसका तो सवाल अब इसका जवाब दे रहे हैं कि पिछले पहले का है। नहीं, मैं अरे तो जनवरी में आपने जो पुनरीक्षा की थी, समीक्षा की थी, तब वो उस समय फर्जी किया था या अभी फर्जी कर रहा है? तो चुनाव आयोग को तो इस पे जवाब देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि पहले फर्जी आंकड़े उन्होंने प्रकाशित किए थे या अब प्रकाशित करने जा रहे हैं। और जब उसी को 22 लाख लोगों को डिवाइड कर देते हैं, लगभग 250 लोग हर ग्राम पंचायत में मर गए, ये कैसे संभव है? क्या किसी को पता नहीं चला? कानो कान खबर नहीं हुई? गांव में, हर गांव में 250 से ज्यादा लोग मर गए और कानो कान खबर नहीं हुई। 9,000 लोग लगभग हर विधानसभा में मर गए, पता ही नहीं चला। सवाल बड़े हैं। इन सवालों का जवाब देने से चुनाव आयोग भाग रहा है। अब सवाल ये क्यों हो रहा है? जब देश में एक तानाशाही सरकार बैठी हो जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो, अपनी नाकामियों को ऊल जलूल मुद्दों के पीछे छिपा रही हो और तानाशाही से किसी भी सवाल करने वाले के ऊपर दमन की कार्रवाई कर रही हो,
तो उसके नीचे जो संस्थाएं काम कर रही होती हैं, उसके नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, वो भी तानाशाह और गैर जवाबदेह हो जाते हैं। इसका ये प्रमाण है कि भारत सरकार जो सत्ता में बैठी है, मोदी की सरकार, उसकी तानाशाही की नकल करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त भी जवाबदेही से भाग रहे हैं और तानाशाही भरा रवैया अपना रहे हैं कि अगर आप एफिडेविट नहीं देंगे तो हम देख लेंगे, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रिविलेज है नेता प्रतिपक्ष के पास पूरे देश में घूमकर वहां की चीजों को रखने का एक प्रिविलेज है, उनके पास विशेषाधिकार है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके की जो टिप्पणी कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत गहरे संकट पैदा करता है। चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब 5 सवाल थे उनका जवाब देते, उसके अलावा कहानी सुनाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप धमकी दे रहे हैं, आपको बुलाना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोई अपनी लिस्ट नहीं जारी की, कोई अपनी लिस्ट का प्रमाण नहीं दिया है। जो लोकसभा 2024 हुआ उसमें जो आपकी वोटर लिस्ट थी, आपके द्वारा तैयार की गई वोटर लिस्ट, उसी का समीक्षा, उसी का गान, विधानसभा का जो वोटर लिस्ट था वो किया, दोनों को मिला करके आपने तो रीडेबल वो दिया भी नहीं। 7 फुट की ऊंचाई वाला एक बंडल पहुंचा दिया। मैंने एक बात और कही, कुछ साथी जो सत्ताधर के चाटुकार हैं, कुछ गोदी पत्रकार भी हैं, उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनौती दी, राहुल गांधी स्वीकार करें। तो मैंने भी बयान दिया था कि मैं चुनौती देता हूं मुख्य चुनाव आयुक्त को कि अगर वो निष्पक्ष है तो वो मशीन रीडेबल डेटा सॉफ्ट कॉपी जो है वो जारी कर दे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि वोट चोरी में वो भी बराबर का भागीदार है और देश का लोकतंत्र आज खतरे में है। अगस्त क्रांति की जब बात करते हैं तो हमको फिर से उस क्रांति की आवश्यकता है कि एक वोट एक व्यक्ति, समानता का जो अधिकार हमको आज़ादी के समय मिला था वो फिर से कायम हो। इसके लिए हमारे नेता बिहार में वोट उनके अधिकार की यात्रा शुरू किए हैं, वोट चोरी के खिलाफ अभियान छेड़े हैं। कहते थे लोग ना कि जनता के बीच जाइए, अब हमारे नेता जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और बिहार में वो गरीब जनता समझ चुकी है कि ये जो तानाशाह सरकार है जिसके इशारे पर गरीबों का वोट काटा जा रहा है, वही गरीब जो कहीं कृषि मजदूरी करता है, कहीं औद्योगिक इकाइयों में मजदूरी करने जाता है, लेकिन वो चुनाव के टाइम जरूर वोट करने आता है, अब उसको वोट के अधिकार से वंचित किए जाने की ये साजिश है। ये जो सत्ता में बैठी आरएसएस के राजनीतिक विंग के लोग हैं वो यही मानते थे कि गरीब को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और ये उनकी मूल भावना जो आज़ादी के समय भी प्रदर्शित किया था उन्होंने, आज वो करता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार इसमें शामिल है, चुनाव आयोग शामिल है, और ये जो हो रहा है बिल्कुल वही हो रहा है कि गरीबों को वोट देने से वंचित कीजिए, इनके मत का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। और वहीं शहरों में जो अमीर बैठे हैं, जो सत्ताधारी दल के चाटुकार भी हैं, समर्थक भी हैं, वो एक से ज्यादा कई जगहों पर घूम घूम कर वोट देते हैं और कई जगह वोट होता है। ये गंभीर मामला है। एडीआर ने एक आरोप लगाया था 2024 चुनाव के बाद, और इसमें चुनाव आयोग के डेटा का ही एनालिसिस था। एडीआर ने कहा था कि 400 से ज्यादा सीटों पर जितने पोल वोट हुए थे इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, किसी दल के हिसाब से नहीं, चुनाव आयोग ने जो पोल वोट की संख्या दी थी वो और जितना काउंट हुआ वो दोनों में भारी अंतर है। 400 से ज्यादा सीटों पे चुनाव आयोग ने जवाब दिया क्या? चुनाव आयोग जवाबदेही से क्यों भाग रहा है? चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। आज देश टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत महसूस कर रहा है, जो निष्पक्षता के साथ
सबके अधिकारों की रक्षा कर सके, जवाबदेह बन सके। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में हमने 18,000 आरोप पत्र एफिडेविट के साथ दिया है, जिसका जवाब चुनाव आयुक्त ने नहीं दिया, चुनाव आयोग ने नहीं दिया। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि वहां से कोई हमको एफिडेविट मिला ही नहीं। अब जब आदमी झूठ बोलने पे ही उतर आए तो इसका जवाब ये सवाल पूछा गया था कि बीजेडी ने और समाजवादी पार्टी ने आपको एफिडेविट दिया है और उसके बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसको उन्होंने दोनों खारिज कर दिया। और उसके तभी तो वो कल अखिलेश यादव पूरे एफिडेविट के साथ उसकी छाया प्रति लेकर के उसकी रिसीप्ट के साथ संसद में पहुंचे। तो अब आप इस बात को समझ लीजिए, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सारे आपके डेटा के अनुसार, आपके वोटर लिस्ट के अनुसार आपको सच्चाई दिखा दी सबूतों के साथ। आपने उसको कहा कि वो गलत है, मतलब झूठ बोला आपने। अखिलेश यादव जी ने भी सारे एफिडेविट के साथ, उसकी कॉपी और रिसीट के साथ बता दिया कि देखिए ये हमने दिया है, और आपने कहा नहीं दिया है। जनता के सामने तो स्पष्ट हो गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता झूठ बोल रहे हैं। ज्ञानेश जी की केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जो नजदीकियां हैं, जो पीछे की उनकी छवियां हैं, वो सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। आज सवाल गंभीर है कि क्या जो व्यक्ति सत्ताधारी दल के साथ गलबहियां करता हो वो कभी निष्पक्ष हो सकता है क्या? यही कारण था कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक आदेश दिया था कि नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश, ये तीन मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो रातों रात जो उसमें नियम में बदलाव किया गया, सरकार ने बदलाव किया कि नेता प्रतिपक्ष के बाद नेता सदन और एक कैबिनेट मंत्री होगा, और 2-1 से बहुमत से जो चाहेंगे वो करेंगे। बहुमत से हम जिसको चाहेंगे उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे और वो हमारे मन की करेगा। ये कारण था। अब स्पष्ट होता है कि किस तरीके से नियमों को बदला गया और अपने मनमर्जी का सत्ता की चाटुकारिता करने वाले व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। वैभव जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी। मैं इसी में अभी जो आप बात कर रहे थे कि नियमों में परिवर्तन करने की, सही बात है कि निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन की जो प्रक्रिया थी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए थी, जिसमें कि चीफ जस्टिस को होना चाहिए, तभी वो समभाव से, निष्पक्ष भाव से कोई चुनाव हो सकता है। ये साधारण आदमी, लेमैन भी समझ सकता है, एक ठेले वाला भी समझ सकता है कि जहां दो आदमी एक ही परिवार से हो, एक ही दल से हो, वो उनके सामने वो एक दूसरा तीसरा आदमी, उसकी वॉइस रहेगी क्या? एक चीज। दूसरी चीज, हमारी सत्ता कायम रहे, हम जो चाहते हैं उस ढंग से काम होता रहे। इसीलिए 2023 में एक नियम लिया करके, कानून बना करके निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान हो या पूर्व हो, उनके खिलाफ मुकदमा कहीं दर्ज नहीं हो सकता है। ये एक अति विशेषाधिकार इस देश में सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयुक्त को ही मिला है। और इसी के चलते आपने और भी काम किए। आपने जो सीसीटीवी पूर्व के चुनाव आयुक्त की एक देन थी, व्यवस्था की गई थी ताकि सच का सच सामने सबके आवे, उसमें कहीं कोई भेदभाव न रहे, कोई छुपाव न रहे। उसको भी आपने बदल दिया कि 45 दिन के बाद हम जो है वो उसको डिलीट कर देंगे। नहीं, 1 मिनट, उसको आप डिलीट कर देंगे। एक एक करके कितने कानून आपने बदले और ऐसे व्यक्ति को आपने चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया है जो चुनाव की प्रक्रिया को जितना उलझा सकता है और लोकतंत्र को एक तरह से खात्मे की ओर ले जा रहा है।
और कल भी मैंने बातचीत में कहा था कि हम ही नहीं, हमारे जैसे तमाम पत्रकार हो, समाजसेवी हो, राजनीतिक हो, उनका साफ साफ ये जो कहना है कि ये जो प्रक्रिया है इसको बदलना पड़ेगा और उनको जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार उन्हीं के सीमा में रह करके लोकतंत्र को संचालित करना होगा, चुनावों को कराना होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। एक पॉइंट आपने बहुत सारी चीजें बहुत विस्तार से बताई है। एक चीज मैं बस केवल पूछ लेता हूं आपसे। आपसे बातचीत में मैंने पहले भी बताया था कि जो ग्रामीण एकदम निचले स्तर पर बीएलओ ने मतदाता सूची बनाते समय जो चार्ट तैयार किया है उसमें 2 कॉलम है। बीएलओ एक कॉलम में रिकमेंडेड है, एक में नॉट रिकमेंडेड है। सवाल यह है कि ये नॉट रिकमेंडेड कॉलम का मतलब क्या है? क्या ये डिलीशन के लिए है? सीधे उन सभी लोगों को काट दिया जाएगा। एक अगर पूरे बिहार की बात करें तो लगभग ये 1 करोड़ के पास पहुंच रहा है, ये संख्या मतलब ये समझिए कि नॉट रिकमेंडेड जो लोग हैं उनका वोट काट दिया जाएगा सीधे और बीएलओ को आपने वो पावर दे दी कि वो बिना तथ्य बताए नॉट रिकमेंडेड लिख देगा और वोट डिलीट हो जाएगा। ये सवाल गंभीर बात है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था। हाँ। एडीआर ने भी उठाया था, योगेंद्र यादव ने भी उठाया था, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं अभी उस पे हालांकि 22 तारीख को अगली सुनवाई होनी है। मैं आशान्वित हूं कि 22 तारीख को इस पे भी चर्चा जरूर होगी। एक बात मैं और कहना चाह रहा था, चूंकि आप सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज अगर नहीं रहा होता तो चंडीगढ़ का जो चुनाव मेयर का जो वहां भी एक वोट चोरी हो रही थी, वो कैसे पता चलता? एक बात। दूसरी बात, अगर सीसीटीवी फुटेज किसी को देना ही नहीं है, जांच के लिए लोग मांगे आप देंगे ही नहीं, तो आखिर उस सीसीटीवी की जरूरत क्या है? सीसीटीवी इसीलिए है ना कि जहां आपत्ति होगी, जहां विवाद होगा, जहां जांच की मांग होगी, वहां उससे जांच की जा सके। जब सीसीटीवी लगा के आपको सीसीटीवी 45 दिन आप कह रहे हैं, अब तो 48 घंटे कर दिया है। अब 48 घंटे में सीसीटीवी डिलीट कर दी जाएगी। अगर उसको डिलीट ही करना है, उसको पब्लिक ही नहीं करना है, जांच में के लिए देना ही नहीं है, तो उसकी आवश्यकता क्या है? साफ और सीधी सी बात। मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए जो सीसीटीवी लगाने में खर्च हो रहे हैं हर पोलिंग स्टेशन पे पूरे देश में, उसको लगाने की आवश्यकता क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त को इसका भी जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत आपको शुक्रिया। आपने बहुत विस्तार से, बहुत छोटे छोटे आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि यह प्रक्रिया 2019 से जो प्रक्रिया शुरू हुई है, खास तौर पर दूसरी रिजीम में 19 से लेकर के 2025 आ गया और केवल साफ हो गया है अब कि जो आज सत्तारूढ़ दल है, जो संगठन है, वो चोरी के वोटों से ही वहां तक पहुंचा है। और इसी के लिए जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जाति जनगणना की बात कर रहे थे, उस जाति जनगणना की बात क्यों कर रहे थे? वो इन्हीं गरीबों के लिए, इन्हीं दलितों के लिए, इन्हीं पिछड़ों के लिए, इन्हीं आदिवासियों के लिए और इन्हीं वंचितों के लिए के अधिकार के लिए वो जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। और आज उन्हीं लोगों का वोट काटा जा रहा है। लिहाजा ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की और आम आदमी को जिस संविधान ने बाबा भीमराव अंबेडकर ने, पंडित नेहरू ने, गांधी के जिस सपने को पूरा करने के लिए अंतिम व्यक्ति तक को वोट का अधिकार दिया था, समान अधिकार दिया था,
उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है और उसके लिए वोट अधिकार रैली बिहार में निकली है। सासाराम से होते हुए आज वो नेवादा तक पहुंच चुके हैं और ये कारवां 1 सितंबर तक जारी रहना है। 1 सितंबर को बहुत कुछ तब तक पानी, गंगा का पानी सागर में मिल चुका होगा, लेकिन देखना ये होगा चुनाव आयुक्त का रुख और क्या होता है। हालांकि इस बीच इंडिया गठबंधन ने उनके खिलाफ महाअभियोग ले आने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसकी भनक सत्ता पक्ष को भी लग गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह से एक महाअभियोग ले आने की तैयारी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध हुई थी और वो खारिज हो गई थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए थे, और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद वो अचानक आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में बोलते 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 इतना बोल गए कि अस्वस्थ हो गए और उनको इस्तीफा देना पड़ गया। लगता है ज्ञानेश कुमार भी उसी रास्ते पर जाने वाले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी। आप सबसे उम्मीद सिर्फ इतनी ही कि वीडियो को सुनें, समझें, तभी संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, आपका अपना अधिकार बचेगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।